अब ये चेक करते हैं कि ये आपका बिग O ऑफ Gn क्या होगा। तो जैसे कि डेफिनेशन से देखिए, बिग O ऑफ Gn इज इक्वल टू सेट ऑफ फंक्शन। इसका मतलब आपके पास यहाँ पर एक सिंगल फंक्शन नहीं होगा, यहाँ पर आपको सेट ऑफ फंक्शंस मिलेंगे। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि ये सेट ऑफ फंक्शंस कैसे मिलेंगे। पहले आप इसको देखिए, fn इज इक्वल टू बिग ऑफ Gn इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, ठीक है ना। fn इज इक्वल टू बिग ऑफ Gn, देयर एग्जिस्ट two positive constant c and n naught such that this condition is true for all n is greater than equal to n naught। हम यहां पर ऐसा बोल सकते हैं कि आप ऐसा लिख सकते हैं fn is equal to big O of Gn अगर आपको ऐसे दो पॉजिटिव कांस्टेंट मिल जाते हैं c और n naught such that this condition is true, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोलेंगे कि फंक्शन fn is upper bounded by gn, फंक्शन fn is upper bounded by gn। तो मान लीजिए कि मेरा ये फंक्शन gn है, ये मान लीजिए मेरा एक फंक्शन है c टाइम gn। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये कंडीशन आपका ट्रू है इस पॉइंट के बाद, ठीक है ना। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, इस पॉइंट के बाद आपकी ये वाली कंडीशन यहां पर ट्रू है। तो देखिए fn इज इक्वल टू बिग O ऑफ Gn, fn इज इक्वल टू बिग O ऑफ Gn होने के लिए ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है ना। फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट। तो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें दो पॉजिटिव कांस्टेंट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना। दो पॉजिटिव कांस्टेंट c और n नोट ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिसके के लिए आपकी ये कंडीशन ट्रू हो। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब मोर देन वन पेयर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। C और n नोट के मोर देन वन पेयर भी हो सकते हैं, लेकिन आपको मोर देन वन फाइंड आउट नहीं करने, आपको केवल एक पेयर C और n नोट का ऐसा फाइंड आउट करना है जिसके के लिए आपका ये वाली कंडीशन ट्रू हो, ठीक है ना। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि fn इज इक्वल टू बिग ऑफ Gn। जैसे कि इस ग्राफ में देखिए, मान लीजिए कि मुझे एक ऐसा कांस्टेंट, एक ऐसा पॉजिटिव कांस्टेंट, देखिए ये जो C और n नोट है ये आपके पॉजिटिव कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि ये हो जाएंगे आपके नेगेटिव कांस्टेंट, देन जीरो के बाद होंगे आपके पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है हमने, पॉजिटिव कांस्टेंट, तो ये आपके हो जाएंगे पॉजिटिव कांस्टेंट, ये हो जाएंगे आपके नेगेटिव कांस्टेंट, ठीक है ना। और ये हो जाएंगे आपके नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। नॉन नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव को छोड़ करके, तो ये हो जाएंगे आपके नॉन नेगेटिव। तो नॉन नेगेटिव में आपका जीरो इंक्लूड होगा। नॉन पॉजिटिव इंटीजर में आप पॉजिटिव को छोड़ देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर में आपका जीरो इंक्लूड होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव इंटीजर, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका नेगेटिव इंटीजर, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव इंटीजर, ये हो जाएगा आपका नॉन पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव कांस्टेंट में आपका जीरो इंक्लूड नहीं होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि C जो होगा, C और n नोट जो होंगे वो ग्रेटर देन जीरो होंगे। बोल सकते हैं कि C ग्रेटर देन जीरो होगा और n नोट आपका ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि ये आपके पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो देखिए fn इज इक्वल टू बिग ऑफ Gn इफ देयर एग्जिस्ट टू पॉजिटिव कांस्टेंट C एंड n नोट। तो देखिए मुझे एक ऐसा कांस्टेंट मिल गया है, C टाइम Gn करने पर मुझे एक ऐसा कांस्टेंट C मिल गया है और एक ऐसा n नोट मुझे मिल गया है, ये मान लीजिए मेरा है n नोट, एक ऐसा n नोट मुझे मिल गया है, ठीक है ना, जिसके के लिए मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू है, ठीक है ना। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट। तो अगर आप ये इस वाले एक्सेस पर हम क्या ले रहे हैं, इस वाले एक्सेस पर ले रहे हैं हम n, ठीक है ना। तो अगर आप n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट ले रहे हैं, ठीक है ना, n की वैल्यू अगर आप ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट ले रहे हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फंक्शन fn और cgn में आपका ये वाला जो कंडीशन है ये आपका सेटिस्फाइड हो रही है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n, ठीक है ना। तो आफ्टर n नोट आपका ये कंडीशन आपका यहां पर ट्रू है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फंक्शन fn इज अपर बाउंडेड बाय फंक्शन gn, फंक्शन fn इज अपर बाउंडेड बाय फंक्शन gn। अब यहां पर जो ये C और n नोट है ये यूनिकनेस की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब मोर देन वन पेयर भी यहां पर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमें यहां पर केवल एक पेयर, अगर हमें ऐसा एक पेयर मिल जाता है जिसके लिए ये कंडीशन आपका ट्रू है, तो हम ऐसा बोल देंगे fn इज इक्वल टू बिग O ऑफ Gn। लेकिन यहां पर मैं n नोट से बड़ी वैल्यू भी ले सकता हूं, ठीक है ना। इस n नोट को मैं ये भी ले सकता हूं, ये भी इसके लिए भी मेरा वैलिड है, ठीक है ना। इसको भी मैं n नोट एज्यूम कर सकता हूं, ठीक है ना, क्योंकि देखिए इस पॉइंट के बाद में भी मेरा ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है ना। तो मैं इसको भी ले सकता हूं, इस n नोट और इस C को ले सकता हूं, या इस कांस्टेंट से बड़ा कांस्टेंट भी मैं यहाँ ले सकता हूं। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये C और n नोट जो है इसमें यूनिकनेस की प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। ये C और n नोट में यूनिकनेस की प्रॉपर्टी नहीं है, तो मोर देन वन C और n नोट के यहाँ पर पेयर, ये मोर देन वन पेयर भी यहाँ पर
एग्जिस्ट करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल से इसको देखते हैं। मान लीजिए कि एफ एन है मेरा 1 और जी एन है मेरा लेट्स से n। तो क्या मेरा यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ एफ एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी एन। तो अगर ये मेरा ट्रू होगा तो ये वाली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई रहेगी। तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ 2n + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज लेस देन इक्वल टू सम कांस्टेंट c टाइम gn क्या है मेरा n, ठीक है ना। तो अगर मैं फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट, तो अगर मुझे वो अगर मैं ऐसा कांस्टेंट और ऐसी n नोट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं जिसके लिए ये कंडीशन मेरा ट्रू है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि fn इज इक्वल टू बिग O ऑफ gn, ठीक है ना। तो मुझे एक पेयर फाइंड आउट करना है, c और n नोट का मुझे एक पेयर यहां पर ऐसा फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए कि मैं c की वैल्यू 3 ले लेता हूं, c की वैल्यू 3 ले लेता हूं, तो ये मेरा हो गया फंक्शन 2n + 1 और मान लीजिए कि मैं यहां पर c की वैल्यू 3 ले लेता हूं तो ये मेरा हो जाएगा 3n, ठीक है ना। अब n की वैल्यू के लिए मैं इसको चेक कर रहा हूं। n की वैल्यू मान लीजिए मैं 1 लेता हूं, तो 1 लेने पर ये मुझे मिल जाएगा 3 और 1 लेने पर ये मुझे मिल जाएगा 3, ठीक है ना। की वैल्यू 2 लेता हूं तो ये मुझे मिल जाएगा 5 और ये मुझे मिल जाएगा 6। और अगर मैं n की वैल्यू आपका ये वाला कंडीशन यहाँ पर ट्रू है तो यहाँ पर मेरा n नोट हो जाएगा, n नोट मेरा हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो ये कंडीशन मेरा ट्रू रहेगा फॉर c इज इक्वल टू 3 एंड n नोट इज इक्वल टू 1। तो एक मुझे ऐसा पेयर मिल गया है, ये मेरे दो पॉजिटिव कांस्टेंट हैं, देयर एग्जिस्ट टू पॉजिटिव कांस्टेंट c एंड n नोट सच दैट दिस कंडीशन इज ट्रू फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये फंक्शन 2n + 1 को अपर बाउंड कर रहा है क्योंकि ये वाली कंडीशन मेरा ऑलवेज ट्रू है, ठीक है ना। 2n + 1 इज लेस देन इक्वल टू 3n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज ट्रू फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये मेरी कंडीशन यहाँ पर ट्रू है। तो मुझे एक ऐसा कांस्टेंट c और n नोट मुझे यहाँ पर मिल गया है जिसके लिए मेरी कंडीशन ट्रू है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2n + 1 इज इक्वल टू बिग O ऑफ n। अब देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पर c की वैल्यू 2 क्यों नहीं ली है, c की वैल्यू मैंने यहाँ पर 2 क्यों नहीं ली है। तो अगर देखिए अगर आप यहाँ पर c की वैल्यू 2 ले लेंगे तो डेफिनेटली ये फिर ये इसको बाउंड ये नहीं कर पाएगा, ये कंडीशन आपका ट्रू नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हमने ये नहीं लिखा है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ c, ठीक है ना, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ c हमने नहीं लिखा है, हमने यहाँ पर लिखा है देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव कांस्टेंट c और n नोट, ठीक है ना। तो कम से कम आपको एक ऐसा कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ पर ये नहीं बोला है कि c की सभी वैल्यू के लिए, जैसे कि अगर यहाँ पर आप c की वैल्यू 2 लेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है ना। तो हमने ये नहीं क्लेम किया है कि c की सभी वैल्यू के लिए होगा, ये हमने ऐसा बोला है कि ऐसी एटलीस्ट 1 वैल्यू ऑफ c एंड 1 वैल्यू ऑफ n नोट ऐसा होगा जिसके लिए कंडीशन आपका ट्रू होगा। तो वो हमने आपको प्रीवियस केस में बताया ही है कि c की वैल्यू हो जाएगा 3 और n नोट की वैल्यू हो जाएगी 1 जिसके लिए ये कंडीशन आपका होल्ड करेगी। तो हमने ये नहीं बोला है कि सभी वैल्यूज के लिए करेगा, हमने ये बोला है देयर एग्जिस्ट ए 1 वैल्यू ऑफ c एंड n नोट। अब मान लीजिए मैं fn ले रहा हूँ n² और gn ले रहा हूँ 2 पावर n, ठीक है ना। तो क्या मैं ऐसा क्लेम कर सकता हूँ कि fn इज इक्वल टू बिग O ऑफ gn, ठीक है ना। तो अगर मैं ऐसे क्लेम कर रहा हूं तो मेरे पास एक ऐसा पॉजिटिव कांस्टेंट c और n नोट होना चाहिए जिसके लिए ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो, ठीक है ना। तो फाइंड आउट करते हैं कि ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई कर रहा है क्या। यहाँ पर मान लीजिए मैंने c की वैल्यू 1 ले लिया है, c की वैल्यू मैंने 1 ले लिया, c की वैल्यू 1 ले लूंगा तो ये मेरा हो जाएगा n² और ये c टाइम gn। तो कंडीशन मुझे चेक करना है 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू n² इज लेस देन इक्वल टू c टाइम gn, c टाइम gn है मेरा 2 पावर n और c की वैल्यू मैंने 1 ले ली है तो c की वैल्यू मैं यहाँ पर 1 ले लूंगा। तो मुझे ये कंडीशन चेक करनी है फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट। तो c की वैल्यू मान लीजिए मैंने ये फिक्स कर ली है, अब मुझे n नोट को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर चेक करते हैं, ये मान लीजिए है मेरा n², ये है मेरा 2 पावर n। यहाँ पर मान लीजिए मैं n की वैल्यू ले रहा हूँ, तो n की वैल्यू अगर मैं 1 लूंगा तो ये मुझे मिलेगा 1, ये मुझे मिलेगा 2, n की वैल्यू 2 लेने पर ये मुझे मिलेगा 4, ये मुझे मिलेगा 4, n की वैल्यू 3 लेने पर ये मुझे मिलेगा 9 और ये मुझे मिलेगा 8। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इस 4 वैल्यू के बाद ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पर n नोट मेरा क्या हो जाएगा, n नोट मेरा हो जाएगा 4। तो n नोट इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 1 के लिए आपका ये वाली कंडीशन होल्ड कर रही है। तो मैं ऐसा यहाँ पर लिख सकता हूँ n² इज इक्वल टू बिग O ऑफ 2 पावर
एन, क्योंकि मुझे ऐसे दो पॉजिटिव कांस्टेंट सी और एन नोट ऐसे मिल गए हैं जिसके लिए आपके ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। यहां पर एक चीज और नोट कीजिए कि ये वाला जो फंक्शन जो ग्रोथ कर रहा है ये पॉलिनोमियल रेट से ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि इसके ग्रोथ होने का रेट एन स्क्वायर है। ये वाला फंक्शन जो ग्रोथ कर रहा है वो एक्सपोनेंशियल रेट से ग्रोथ कर रहा है। तो जरा आप इन नंबर्स के डिफरेंस को देखिए, ये जैसे जैसे आप एन की वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हैं डिफरेंस आपका इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपका डिफरेंस 16 का है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका डिफरेंस 32 का है, यानी डिफरेंस आपका इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पर जो आपका डिफरेंस है वो इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन उसके इंक्रीज होने का रेट इससे कम है, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस फंक्शन के ग्रोथ रेट इसका ज्यादा है और इस फंक्शन का ग्रोथ रेट कम है, ठीक है ना। या ये फंक्शन ज्यादा तेजी से आपका इंक्रीज कर रहा है और ये फंक्शन आपका कम तेजी से इंक्रीज कर रहा है। तो आपने यहां पर क्या देखा कि इनिशियल यानी स्मॉल वैल्यू ऑफ एन के लिए आपका ये फंक्शन लार्जर था और ये फंक्शन स्मॉलर था, लेकिन जैसे जैसे आप एन की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं ये फंक्शन आपका इस फंक्शन को बीट कर जा रहा है। ये वाला 2 पावर n एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस फंक्शन को बीट कर जा रहा है, क्योंकि इस फंक्शन के ग्रोथ का जो ऑर्डर है वो इस फंक्शन से ज्यादा है। ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल रेट से ग्रोथ कर रहा है और ये फंक्शन पॉलिनोमियल रेट से ग्रोथ कर रहा है। तो लार्ज वैल्यू ऑफ एन के लिए ये फंक्शन इसको बीट कर जा रहा है। तो यहां पर एन की वैल्यू अगर आप 4 या 4 से ज्यादा लेंगे तो ये फंक्शन इसको बीट कर जा रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि c इज इक्वल टू 1 और एन नॉट इज इक्वल टू 4 के लिए आपका ये वाली कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाई करेगी, ये वाली कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाई करेगी। तो हम लिख सकते हैं एन स्क्वायर इज इक्वल टू बिग O ऑफ 2 पावर n। अब जैसे कि हमने आपको ये बताया था कि ये सी और एन नोट का जो पेयर है वो यूनिक नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम यहां पर सी की वैल्यू को 4 ले लेते हैं, सी की वैल्यू को 4 ले लेते हैं, तो c इज इक्वल टू 4, देन मेरा यहाँ कंडीशन में क्या हो जाएगा, c टाइम जी एन है, तो यहाँ पर ये 4 हो जाता। क्योंकि देखिए जो मेरा फंक्शन एफ एन को फंक्शन gn बाउंड नहीं कर रहा है, फंक्शन fn को cgn बाउंड कर रहा है, फंक्शन fn को बाउंड कर रहा है cgn। जैसे कि ग्राफ को देखिए जो हमने इससे पहले ड्रॉ किया था, वहां पर फंक्शन fn को cgn अपर बाउंड कर रहा है, ठीक है ना। जब आप n की वैल्यू n नोट के इक्वल या n नोट से ग्रेटर लेंगे तो वहां पर cgn fn को अपर बाउंड कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 लेता हूं तो ये मेरा हो जाएगा 1 और ये मेरा हो जाएगा, तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर n नोट की वैल्यू हो जाएगी मेरी 1, तो यहाँ पर c की वैल्यू हो जाएगी 4 और n नोट की वैल्यू हो जाएगी मेरी 1, जिसके लिए कंडीशन मेरी ट्रू है। तो अगेन मैं ऐसा बोल सकता हूँ n स्क्वायर इज इक्वल टू बिग O ऑफ 2 पावर n, ठीक है ना। तो यहाँ पर मोर देन 1 पेयर एग्जिस्ट कर सकते हैं c और n नोट के, लेकिन हमें एटलीस्ट 1 पेयर फाइंड आउट करना है जिसके लिए आपका कंडीशन ट्रू है। यहाँ पर एक बात और नोट कीजिए, यहाँ पर c की वैल्यू हो जाएगी 4, n नोट की वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ पर हम n नोट की वैल्यू 2 भी ले सकते हैं, तो ये भी आपका करेक्ट सॉल्यूशन है कि 4c इज इक्वल टू 4 एंड n नॉट इज इक्वल टू 2, दिस कंडीशन इज ट्रू। तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं n स्क्वायर इज इक्वल टू बिग O ऑफ 2 पावर n, ठीक है ना। या आप यहां पर c की वैल्यू 4 और n नॉट की वैल्यू 3 भी ले सकते हैं, तो इसके लिए भी आपका ये कंडीशन ट्रू कर रही है, ठीक है ना। तो आप c की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, n नॉट की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन उस पेयर के लिए जब आप n की वैल्यू n नॉट से ग्रेटर लेंगे तो ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है देन आप ऐसा बोल सकते हैं कि fn इज इक्वल टू बिग O ऑफ gn। पर ऐसा बोल सकता हूं कि fn इज इक्वल टू बिग O ऑफ gn। तो अगर ऐसा होगा तो ये वाली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई करेगी और मुझे दो ऐसे पॉजिटिव कांस्टेंट c और n नॉट में फाइंड आउट कर सकता हूं। तो ट्राई करते हैं ऐसे पॉजिटिव कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए। c की वैल्यू को मैं यहाँ पर 6 ले रहा हूं, तो मेरे कंडीशन हो जाएगा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू fn इज लेस देन इक्वल टू c टाइम gn, यानी c 6n। n की वैल्यू 1 लेंगे तो 1 लेने पर ये आपका हो जाएगा, n की वैल्यू अगर आप 1 लेंगे तो 3n प्लस 1 हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 6 इज इक्वल टू बिग O ऑफ n। यहां पर आप n नोट की वैल्यू 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो n नोट की वैल्यू अगर 1 के लिए आप सेटिस्फाई कर रही है तो n नोट की वैल्यू आप 1 से ग्रेटर भी ले सकते हैं, ठीक है ना। n नोट की वैल्यू जब 1 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो आप n नोट की वैल्यू 1 से ग्रेटर भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, उसके लिए भी ये सेटिस्फाई करेगा। इसी तरीके से अगर ये 6 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो आप यहाँ पर वैल्यू 6 से ग्रेटर भी ले सकते हैं। ये 7 के लिए भी सेटिस्फाई करेगा, 8 के लिए भी करेगा और 9 के लिए भी करेगा। तो यहां पर जो पेयर है वो है आपका 6,1 c और n नोट का, लेकिन आप यहां पर 7,2 भी ले सकते हैं या आप 7,1 भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आप c की वैल्यू को इस 6 से ग्रेटर भी ले सकते हैं, क्योंकि जब 6 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो उसे ग्रेटर वैल्यू के लिए भी सेटिस्फाई करेगा।
उसी तरीके से ये जब ये 1 के लिए एन नोट की वैल्यू 1 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो आप एन नोट की वैल्यू 1 से ग्रेटर लेंगे, उसके लिए भी आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अब मान लीजिए कि मैं सी की वैल्यू 4 ले रहा हूं, सी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 4 ले लेता हूं तो मेरा सी हो गया इज इक्वल टू 4। अब मुझे एन नोट को फाइंड आउट करना है, तो अगर मैं यहाँ पर एन की वैल्यू 1 लूंगा, मैं यहाँ पर 1 ले सकता हूँ, लेकिन आप यहाँ पर एन नोट की वैल्यू 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो कुल मिला के आपको केवल 2 पॉजिटिव कांस्टेंट सी और एन नोट ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिसके लिए कंडीशन ट्रू है। और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एफ एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी एन। तो हमने क्या देखा, 3n + 1 इज अपर बाउंडेड बाय n, 3n + 1 इज अपर बाउंडेड बाय n। तो अगर आप कोई ऐसा फंक्शन ले रहे हैं जो इस फंक्शन से ग्रेटर है तो डेफिनेटली वो इसको अपर बाउंड करेगा, क्योंकि जब 3n + 1 को एक कांस्टेंट टाइम n ने अपर बाउंड कर लिया है, तो जब आप इस n से बड़ा कोई फंक्शन लेंगे तो डेफिनेटली वो उसको अपर बाउंड करेगा, ठीक है ना। तो अगर कोई भी आप ऐसा फंक्शन ले रहे हैं जो n से ग्रेटर है वो डेफिनेटली इसको अपर बाउंड करेगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 3n + 1 इज इक्वल टू बिग O ऑफ n पावर 1.1 भी इसको अपर बाउंड करेगा, ठीक है ना। तो 3n + 1 इज इक्वल टू बिग O ऑफ n पावर 1.1, ये भी इसको अपर बाउंड करेगा क्योंकि n की वैल्यू इससे ग्रेटर है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि n² भी इसको अपर बाउंड करेगा, n log n भी इसको अपर बाउंड करेगा, n³ भी इसको अपर बाउंड करेगा, 2 पावर n भी इसको अपर बाउंड करेगा और n पावर n भी इसको अपर बाउंड करेगा, ठीक है ना। तो अगर 3n + 1 को n ने अपर बाउंड किया है तो n से बड़ा कोई फंक्शन लेने पर वो भी इसको अपर बाउंड करेगा। तो अगर इस 3n + 1 को n अपर बाउंड कर रहा है तो इससे बड़े फंक्शन डेफिनेटली इसको अपर बाउंड करेंगे, ठीक है। अपर बाउंडेड बाय gn, then any function which is greater than gn will definitely upper bound fn। तो मान लीजिए कि आपका फंक्शन fn है, इस fn को gn अपर बाउंड कर रहा है, तो अगर आप इस gn से बड़ा कोई फंक्शन लेते हैं, लेट्स से hn, तो hn डेफिनेटली इसको अपर बाउंड करेगा। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं fn इज अपर बाउंडेड बाय hn ऑल्सो, ठीक है ना। तो hn फंक्शन भी इसको अपर बाउंड करेगा। If fn is upper bounded by gn, then any function greater than or equal to gn will also upper bound fn। तो हम ऐसा बोल सकते हैं 3n + 1 is equal to big O of n², 3n + 1 is equal to big O of n³, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने यहां पर लिखा है दिस सेट ऑफ फंक्शंस, ठीक है ना। तो ये सारे फंक्शंस इसको अपर बाउंड कर रहे होंगे, तो ये सारे फंक्शंस इसको अपर बाउंड कर रहे होंगे, लेकिन इसको हम बोलते हैं टाइटेस्ट अपर बाउंड। तो ये हो जाएगा आपका टाइटेस्ट अपर बाउंड और ये सभी इसके अपर बाउंड होंगे, ठीक। तो यहां पर हम ट्राई करेंगे टाइटेस्ट अपर बाउंड फाइंड आउट करने के, ठीक है ना। लेकिन देखिए बिग O नोटेशन टाइटेस्ट अपर बाउंड नहीं देता है, बिग O नोटेशन आपको अपर बाउंड देता है। तो ये सारे फंक्शंस अपर बाउंड है इस फंक्शन के, क्योंकि हम ऐसा बोल सकते हैं 3n + 1 इज इक्वल टू बिग O ऑफ n³, 3n + 1 इज इक्वल टू बिग O ऑफ 2 पावर n, 3n + 1 इज इक्वल टू बिग O ऑफ n², 3n + 1 इज इक्वल टू बिग O ऑफ n। तो ये सारे फंक्शंस इसके अपर बाउंड है। तो बिग O नोटेशन क्या देता है आपको, अपर बाउंड देता है, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम यहाँ पर टाइटेस्ट अपर बाउंड को फाइंड आउट करेंगे, लेकिन बिग O नोटेशन क्या देता है आपको, अपर बाउंड देगा, जहां पर कि ये सभी इसके अपर बाउंड हैं, ठीक है ना। ये सारे नोटेशंस आपके करेक्ट हैं, ये भी करेक्ट है आपका 3n + 1 इज इक्वल टू बिग O ऑफ n², ये भी आपका करेक्ट है, क्योंकि आप इस कंडीशन को यहाँ पर सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन इन सभी अपर बाउंड्स में से ये आपका टाइटेस्ट अपर बाउंड है, तो ये हो जाएगा आपका टाइटेस्ट अपर बाउंड। 3n + 1 इज इक्वल टू बिग O ऑफ n, ये टाइटेस्ट अपर बाउंड है।